स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। हमने स्टार्ट किया था रीट लेवल 1 का मैथमेटिक्स और इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये वीडियो ही देख रहे हैं, आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके एक बार वो देख लें फिर ये वीडियो देखना। हमने रीट का मैथमेटिक्स लेवल 1 का मैथमेटिक्स का संख्या पद्धति स्टार्ट किया था चैप्टर। इसमें हमने अंक पढ़ लिया था, क्या है संख्या, और संख्या को अंकों और शब्दों में लिखना भी सीख लिया था। आज हम इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद इनका स्थानीय मान, जातीय मान और आगे के टॉपिक करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे संख्या आपको या तो मिलेगी अंकों में या मिलेगी शब्दों में। अगर संख्या हमें मिली अंकों में तो उसका हमसे पूछा जाएगा कि इसको शब्दों में क्या कहते हैं। अगर हमें मिली संख्या शब्दों में तो उसका पूछा जाएगा कि इस संख्या को अंकों में कैसे लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं 7 लाख 12,000 9। अब हमें क्या हुआ, हमें ये एक संख्या शब्दों में लिखी हुई मिली और हमसे पूछा जाएगा कि इसको अंकों में कैसे लिखा जाएगा। 7,12,009 हो सकता है ले ए बी 7,12,009 और तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा ऑप्शन 7,12,009 और फाइनल डी 7,12,009। अब हमसे पूछा जाएगा कि इस संख्या को अंकों में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और हमें इनमें से एक सही ऑप्शन बताना है। तो हमने पढ़ा था भारतीय संख्या प्रणाली में कि अगर ये लाख है तो लाख एक तो भारतीय संख्या प्रणाली में ही होता है। लाख, करोड़, अरब, खरब भारतीय संख्या प्रणाली में होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन ये होते हैं। 7,12,000 में देखना है तो हम कैसे देखेंगे भारतीय संख्या प्रणाली में, ऐसे पहले 3 अंक के बाद एक कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, पहले 3 अंक के बाद कोमा, पहले 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, पहले 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। अब इनका देखते हैं नेम क्या है और हम देखेंगे कि इसका सही आंसर इनमें से कोई है तो कौन सा है। ये हमारी संख्या बनेगी इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 71,20,009। क्या ये है? नहीं। ये देखते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 7,129, ये भी नहीं है। ये देखते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,12,009। हाँ, ये आंसर ठीक है तो ये हमने टिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। वैसे हमें ऑप्शन मिल गया है, ये ठीक है तो ठीक है, इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी इस नंबर को या इस संख्या को अंकों में कैसे लिखेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा हो गया 71,209, पर ये हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में। एक हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमें एक अंकों में संख्या दी होती है और उसका पूछते हैं कि शब्दों में कैसे लिखते हैं। उसमें भी हमें एक प्रश्न में हमें एक अंकों में संख्या मिलती है और ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन शब्दों में मिलते हैं संख्या के। उसी संख्या के जो ठीक है उसको हमें टिक करना होता है। इसके बाद के कुछ टॉपिक्स देखते हैं, जैसे संख्या का मान।
संख्या का मान। संख्या का मान होता क्या, पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्या का मान क्या है। कोई भी एक संख्या है, उसके एक एक अंक का स्थानीय मान देखते हैं और सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग करने पे हमें संख्या का मान मिलता है। अब बात रही स्थानीय मान, कौन सा, स्थानीय मान। इसके और भी नाम है, अभी बता रहा हूं आपको। और एक हमारा रहा जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान अगर किसी अंक का पूछे तो वो हम एक ही होता है दोनों का, स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू। इसमें फेस वैल्यू, इसके और नाम कौन से हैं, अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान। ये सभी एक ही होते हैं, जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान। ये अलग अलग नाम है फेस वैल्यू के। अब समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और अपना जातीय मान क्या होता है। अब किसी भी संख्या को आराम से समझना है, रट्टा नहीं लगाना क्या होता है। अब हम इसको समझते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 12,709, इस संख्या से समझते हैं इन दोनों को अलग अलग। अब देखो, जैसे आज आपको कोई मिला, आपने उसका चेहरा देखा और उसका जो नाम है वो नाम सेम रहता है। अगर आप किसी अंकित से मिले हो तो वो अंकित ही रहेगा, अगर आप किसी प्रिंस से मिले हो तो वो प्रिंस ही रहेगा। पर जो उनका स्थान है वो चेंज हो जाता है। आज हो सकता है अंकित एक स्टूडेंट हो, कल हो सकता है वो टीचर हो, परसों हो सकता है वो प्रिंसिपल भी बन जाए। ऐसा ही किसी दूसरे नाम के लिए भी आप देख सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनको समझने के लिए थोड़ा सा डेली लाइफ या अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से आप रिलेट कर लेते हैं, आसान रहता है। अब ये 9 इस संख्या में, या ये 9 है इस संख्या में भी तो 9 है, और मैं एक दूसरी संख्या लिखता हूं 972। अब ये 9 और ये 9, इन दोनों में इनकी फेस वैल्यू 9 ही है। क्या है, 9। और ये 0 का स्थानीय मान और फेस वैल्यू, यानी कि उनका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान सेम होता है। 7, इसका स्थानीय मान अलग होगा, फेस वैल्यू, अगर ये आपको 7 दिखाई दे रहा है तो यहां भी 7 ही दिखाई दे रहा है, तो इसका वास्तविक मान या जातीय मान 7 ही होगा। 2 का यानी 2 का जातीय मान और इस 2 का जातीय मान 1 ही होगा, मतलब कि 2 ही होगा, चाहे इसका कोई भी स्थान हो। अब ये 2 यहां इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं। इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। ये 7 ढाई के स्थान पर है, तो इस 7 को 10 से गुना कर देंगे, 7 और 10 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ऐसे ये 9 सैकड़े के स्थान पर है, तो 9 को 100 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 900। अभी मैंने आपको बताया था कि संख्या का मान क्या होता है। संख्या का मान संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान के योग के बराबर होता है। तो ये हमारी संख्या थी 972। मैंने सभी अंकों का स्थानीय मान लिखा और इनका योग करके देखा तो 972 ही आ रहा है। ये हमारा संख्या का मान हो गया। अब इस संख्या यानी कि 972 में अंकों का जातीय मान पूछ ले, चाहे अंकित मान पूछ ले, चाहे शुद्ध मान या वास्तविक मान पूछ ले, तो क्या बताएंगे, 9 का 9 ही होगा, 7 का 7 होगा, 2 का 2 होगा, यानी कि 2 का 2, 7 का 7 और 9 का 9। ये क्या है, ये जो अपन ऊपर लिखे हैं ना संख्या के, ये हमारी जातीय मान है, जातीय मान। और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। हिंदी में इसका दूसरा नाम क्या है, अंकित मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान। ऐसे ही
यहां पर जो अपन ने लिखे हैं ये इनके क्या हैं, ये 2 का स्थानीय मान है, 7 का 70 होगा स्थानीय मान, 9 का 900, क्योंकि इनका जैसे स्थान बदलता जा रहा है स्थानीय मान भी बदलता जा रहा है। और स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान इनके ये दिए हुए हैं 972 के, और 9, 7, 2 के अलग अलग जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान या वास्तविक मान हमने यहां लिख लिए। ऐसे ही इनका क्या होगा, 9 का 9, 0 का 0 ही होता है, मैंने आपको बता दिया, और 7 का 700। ऐसे ही 2 का कितना होगा 2000 और 1 का 10,000। ये इनके स्थानीय मान होंगे। और स्थानीय मान का अगर आप योग करोगे, सभी अंकों के स्थानीय मान का योग करोगे तो आपको ये 12,709 ही मिलेगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होते, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो थोड़े से इससे एडवांस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान और अंकित मान या जातीय मान का अंतर बताओ। यानी कि आपको क्या चाहिए, इस अंक 7 का एक तो हमें स्थानीय मान चाहिए और एक इसका जातीय मान। 7 का स्थानीय मान कितना हुआ 70, ये देखो 7 का स्थानीय मान कितना है 70, और 7 का जातीय मान कितना है 7। अब इन दोनों पे कोई ना कोई एक ना ऑपरेशन करवाएंगे। वो ऑपरेशन मीन्स या तो प्लस करवा लेंगे, यानी कि आपको इनका योग बताना है, या इनका सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मान लो कि आपसे पूछा गया कि इनका योग कितना होगा, यानी कि 972 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना होगा। तो हमने योग किया तो 77 आ गया, और हमारे पास ऑप्शन में ना 70 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 77 और 63 मिलेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ पे योग का बता दिया कि हमसे ये पूछा गया कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, और बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ सर ने योग का कहा था, योग ही बताया। ठीक है, मैंने योग का ही बोला था, योग ही पूछा है। अब क्वेश्चन आ गया कि 972 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। अब अंतर क्या होगा, अगर अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे, 63 होगा। ये इनके आंसर चेंज हो गए। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस या उनका अभ्यास मैं इसी वीडियो सीरीज में करवाता रहूंगा। आप मेरी एक एक क्लास को ध्यान से देखना और नोट्स बना लेना। समझना है तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, दोबारा देख लेना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपका डाउट नेक्स्ट उसके बाद मतलब जो भी क्लास अपलोड करूंगा उसमें सॉल्व करवा दूंगा। अब हम करते हैं पूर्णांकों की तुलना। पूर्णांकों की तुलना और दशमलव संख्याओं की तुलना। इसमें भी बात सिर्फ समझने की है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दशमलव संख्या और पूर्णांकों की तुलना में। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या दी है तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसके साथ साथ इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है और उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। इंग्लिश मीडियम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है इसका, और हिंदी मीडियम में उतरते या चढ़ते क्रम में बोलें तो ठीक है, हमें पता है कि हाँ ये अगला अगर नंबर छोटा है तो वो उतरते क्रम में हो गया, अगर एक नंबर के बाद बड़ा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर तो वो हो गया चढ़ते क्रम में। अब इनके भी 2 अलग अलग नाम और हैं, आरोही और अवरोही। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब देखो आरोही और अवरोही, इनका हमें पता नहीं चलता कि एक नंबर के बाद उसके बाद वाला नंबर छोटा आना चाहिए या बड़ा आना चाहिए।
इनको याद करना बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है चढ़ते और उतरते का हमें पता है। तो चढ़ते 3 अंक है ना इसमें, चढ़ते क्रम में और उतरते क्रम में अवरोही। इसमें देखो 4 है, उतरते उतरते और अवरोही अवरोही, उतरते क्रम में। इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है। अब कल हमने एक टॉपिक किया था कि किसी भी संख्या में कितने अंक हैं। जिस संख्या में अंक ज्यादा होंगे, जिस संख्या में अंक ज्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होगी, ये हम सबको पता है। फिर हम उनके स्थानीय मान के हिसाब से उनको कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में होता है, दशमलव वालों में भी होता है और पूर्णांकों में भी होता है। अब पूर्णांक और दशमलव क्या है? पूर्णांक जिन संख्याओं को पूरा लिखा जाता है, जैसे मैं लिखता हूं, मान लो कहीं से एक इनफाइनाइट से चलती आ रही है, ठीक है, इसको मैंने लिखा कि -2, फिर आ गया -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे पूर्णांक हैं। इंग्लिश में इनको इंटीजर्स बोलते हैं। और दशमलव संख्याएं क्या होती है? दशमलव संख्याएं यही होती हैं, पर इनका फर्क ये होता है, जैसे 1 के बाद इसमें 2 आया ना, पूर्णांक में 1 के बाद 2 ही आता है। 1 के बाद 1.5, 1.3 या 1 कंप्लीट 1/2, 1 कंप्लीट 1/3 ऐसी कोई संख्या नहीं आती, 1 के बाद 2 ही आएगा। इसमें 1.2 लिख सकते हो, 1.25 लिख सकते हो, 1.45 लिख सकते हो, 1.56 लिख सकते हो, या कुछ भी, सारी संख्याएं आ जाती हैं इसमें दशमलव वाले में, ठीक है। तो पहले अपन समझते हैं पूर्णांकों की तुलना। पूर्णांक, इसमें एक तो है ये शून्य, क्या जी? शून्य, शून्य 0 को बोलते हैं। शून्य के बाद है धनात्मक, धनात्मक, इंग्लिश में इसको पॉजिटिव बोलते हैं। और शून्य से पहले है ऋणात्मक, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। ये शून्य हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक है। इनका कंपैरिजन करना हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। बात ध्यान देने वाली है, ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा शून्य और धनात्मक से छोटे होते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा लिखा हुआ हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिल जाए, वो शून्य से छोटा ही होता है और धनात्मक पूर्णांक से भी छोटा होता है। और इसमें ना ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे आपकी नंबर लाइन होती है, ऐसे होती है ना नंबर लाइन। नंबर लाइन में अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हो तो हमें बड़ी संख्या मिलती जाती है, और इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो छोटी संख्या, जैसे -3, -2, -1, 1, 2, 3। अब इस नंबर लाइन में 1 से छोटा 0 और 1 से छोटा -1 भी है, 1 से छोटा -2 भी है, 1 से छोटा -3 भी है, यानी कि 1 से छोटे हैं ये सारे नंबर। इस साइड और भी कोई नंबर आएगा तो वो सारे नंबर 1 से छोटे होंगे, ऐसे इस साइड के नंबर बड़े होंगे। ये तो रहेगी पूर्णांकों की तुलना की बात। अब करते हैं दशमलव संख्याओं की तुलना। दशमलव संख्या में जो ये दशमलव होता है ना, इसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं बच्चे, और फिर भी समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा है, 1.2 क्या है, 1.25 क्या है, 1.45 क्या है। मैं आपको बिल्कुल आसान से तरीके से ये क्लियर करने में कोशिश करूंगा कि इसका क्या मतलब बनता है। अगर ये 1 और 1.2 है, ये 1 है और ये 1.2 है। अब आपको 1 और 1.2 की तो कंपैरिजन या तुलना करनी आ गई पूर्णांक से कि ये 1 और 1 तो इक्वल हैं, पर ये जो 1 है ये 1.0 है। इसके बाद आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.00 लिख लो, इसमें भी 2 जीरो और लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें देख के पता चल रहा है कि 1 1 तो ठीक है, कंपेयर हो गया। इसके बाद आगे सारे जीरो हैं और इसमें 2 0 0 हैं, तो ये बड़ा नंबर है हमारा, ठीक है। ये तो आसान था, थोड़ा पता चल गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1.00300, एक नंबर ये है और एक नंबर है 1.3। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से नंबर बड़ा कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा सर ये बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा अंक है, ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है नंबर। ये नंबर में ना देखो सर, ये 300 है लास्ट में, ये इकाई दाई, ऐसे नहीं है। ये जो इकाई दाई स्टार्ट होती है ना, वो इस दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ होता है। इसमें इकाई का अंक सिर्फ 1 है, इसमें भी इकाई का अंक 1 है, तो यहां तक तो ये दोनों इक्वल हैं। इसके बाद देखो, ये तो 1.0 है और ये 1.3 है, तो नंबर तो ये बड़ा है, ये नंबर है छोटा है।
इनका हमें कंपैरिजन अच्छे से पता होना चाहिए। अब रही बात पूर्णांकों में भी, पूर्णांकों में हमने छोटे छोटे नंबर को कंपेयर करके देख लिया। मैं बड़े नंबर लिखता हूं थोड़े, 54,624 और मैंने एक लिखा 54,724। चलो इस नंबर को ना मैं पहले इसको ये लिखता हूं, 1,54,624, दूसरा मैंने लिखा 56,724। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनमें ना कंपैरिजन करना है हमने, तो हमें सबसे पहले देखना है कि किस संख्या में कितने अंक हैं। पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट वाले इसमें आपने अंक नहीं काउंट करने के कितने हैं। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो पूर्णांक है, और अगर ये पूर्णांक है तो इसमें हम अंक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि एक 5 अंकों की संख्या है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की संख्या है, तो ये संख्या बड़ी होगी। बस इतना ध्यान रखना है। एक बात जो मैंने कल बताई थी कि किसी भी संख्या के बाईं साइड या बाईं तरफ जीरो के बाद अगर कोई नॉन जीरो अंक है तो ही जीरो को काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करते। जैसे 1 5 4 6 2 4, मैंने लिखा 1,54,624। चलो एक बार ये नहीं लिखाते, 0 0 5 6 7 2 4, ये मैंने लिखा 56,724। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे सर आपने बताया था जिसमें ज्यादा अंक है वो संख्या बड़ी है, तो सर ये संख्या बड़ी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इस साइड देखो सिर्फ 5 अंक है, 5 के बाद दोनों जीरो है, इनके बाद नॉन जीरो अंक नहीं है, तो हम इन सिर्फ 5 अंकों को ही काउंट करेंगे। इसमें 5 अंक है, इसमें 6 अंक है, तो हमारी ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अगर अंक बराबर हो तो जी तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। अभी मैंने लिखा 43,672 और 43,643। मैंने क्या लिखा, 43,672 और 43,643। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे सर आपने बताया था अंकों को काउंट करेंगे, जिसमें ज्यादा अंक है वो संख्या बड़ी होगी। इसमें है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, ये तो सर एक सी संख्या है, बिल्कुल इक्वल है, दोनों बराबर है, दोनों में 5 5 अंक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो आपने बाएं अंक को बाएं अंक से, दोनों संख्या के बाएं बाएं अंक को तुलना करेंगे, या एक एक अंक की तुलना करके हम देख लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमने क्या देखा कि ये 4 इक्वल है, हमें नहीं पता चल रहा कौन सी संख्या बड़ी है। ये आपने तभी करना है जब आपको अंकों की संख्या बराबर मिले। फिर हमने इस थ्री को किया, इस थ्री को इस थ्री से कंपेयर किया, 6 को 6 से कंपेयर किया, हमें कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा, इक्वल मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। 7 को 4 यानी 7 को 4 से कंपेयर किया तो ये 7 बड़ा है, इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है इस संख्या से। इसके कंपैरिजन पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, नवोदय वाले पेपर में मिलते हैं और रीट के पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। देख के बता सकते हैं, कई बच्चों को पता है, कईयों को नहीं है, तो उनका रिवीजन हो जाएगा इससे। ये तो पूर्णांकों की तुलना कंप्लीट हो गई। और माइनस में जैसे कई बार, हाँ एक माइनस की और बात कर लेते हैं। मैं लिखता हूं -652 और -713। इनका ऐसे नहीं होता, इनमें जो नंबर बड़ा है वो नंबर छोटा है, क्योंकि ये माइनस का है ना। माइनस का 713 माइनस के 652 से क्या होगा, ये नंबर छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर ये प्लस के होते दोनों 652 और 713 तो आप कहते सर ये नंबर बड़ा है। अगर ये माइनस का है तो ये नंबर बड़ा होगा। माइनस के नंबर में थोड़ा इसे उल्टा होता है बिल्कुल। अब दशमलव संख्याओं में हमने जितना कर लिया था वो तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो ये अंक है ना, ये ऐसे होते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना 1.45 और एक अंक मिल गया हमें 2। ये एक संख्या है 1.45 और एक मिल गई 2, यानी कि एक तो दशमलव संख्या है और एक संख्या क्या है, पूर्णांक। तो हम देखते हैं कि ये पूर्णांक 2 है और इसमें पूर्णांक 1 है। हमें क्या मिला कि ये पूर्णांक 2 1 से बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी है। चाहे ये 1.45 है, इसमें 3 अंक है, चाहे दिखने में हमें नंबर बड़ा लग रहा है, ये संख्या दिखने में जरूर बड़ी लग रही है, पर यह संख्या इससे छोटी है। और देखते हैं इसके बाद
ये संख्या इससे छोटी है। ऐसे कई क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी समझेंगे आराम से। पर हमें जो कंप्लीट नंबर दिया हुआ है पहले इनकी कंपैरिजन करते हैं। अगर ये हमारे बराबर आते हैं तो इसके बाद पॉइंट्स के बाद वाले नंबर्स को करते हैं। इसके बाद देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, कि जो सारी संख्याएं हैं इनको हम कैसे अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन सी संख्या को क्या बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप इसी वीडियो में करेंगे। हमने अब तक जो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए जो क्वेश्चन में समझने की कोशिश की थी कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। पेपर में हो सकता है 2 संख्या मिले, हो सकता है 3 का कंपैरिजन करना पड़ जाए, हो सकता है 4 का, क्योंकि हमें उनका आरोही या अवरोही क्रम बहुत बार पूछा जाता है। कई बार हो सकता है सिर्फ 2 ही संख्या मिले और ये पूछा जाए कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं 2 या 3 संख्या का, या 2 संख्या का तो हमने कर ही लिया कंपेरिजन, यानी कि तुलना। 2 से ज़्यादा 3, 4 या 5 संख्या का तुलना करना या कंपेरिजन करना हम अपने अभ्यास क्वेश्चन आंसर में सीख लेंगे। अभ्यास करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या फिर एक बार कंप्लीट सिलेबस होने के बाद अभ्यास के लिए अलग वीडियो सीरीज शुरू करेंगे। तो अब इनका वर्गीकरण देखते हैं, संख्या कैसी कैसी होती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ये क्लास 6 का टॉपिक है। बहुत बार बच्चों को ना रट्टे लगाते हैं, रट्टे नहीं लगाने। इनके नेम में हमें इनकी संख्याओं का पता होता है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहे हैं। प्राकृत संख्या को हिंदी में इंग्लिश में अगर बात करें तो नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इनको सिर्फ समझना है। एक बार अगर ये समझ आ गए तो उसके बाद बार बार नहीं इनको याद करना, बस उसके बाद तो रिवीजन है कि आप इनको 10-15 दिन बाद एक बार रिवीजन कर लो, फिर एक बार पेपर से पहले रिवीजन कर लेना बस। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स हम लिख सकते हैं, उनमें से वो सारे पूर्णांक नंबर जो 1 से बड़े, 1 या 1 के बराबर या 1 से बड़े हैं, प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत का मतलब जो वास्तव में नेचर में प्राकृत का मतलब नेचुरल और नेचर का मतलब प्रकृति, जो प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्लास में अगर कोई अपन किसी क्लास की बात करते हैं, समझते हैं इसको एक बार, फिर इसको मैं बताता हूं कि कैसे होता है ये। मान लो किसी क्लास में 20 बच्चे हैं, यानी कि 20 बच्चों की एक क्लास है, और आपको टीचर बोले कि आप जाकर देख आओ कि कक्षा 4 यानी 4th क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आप गए, आपने जाके काउंट किया और आपने आके बता दिया सर 20 बच्चे हैं। तो ये 20 क्या हुआ? प्रकृति में एग्जिस्ट करता है ना। ऐसे ही अगर क्लास में 5 बच्चे होते तो आप बोलते सर 5 बच्चे हैं। अगर क्लास में कोई नहीं होता तो क्या आप ये बोलते सर क्लास में 0 बच्चे हैं? सुनने में भी अजीब सा लगता है। अब देखो, अगर ये होता कि क्लास में 0 बच्चे हैं, यानी कि कोई नहीं है, तो हम बोलते सर क्लास में कोई नहीं है, क्लास खाली है। तो 0 का यूज नहीं करते हम इसमें। यानी कि कम से कम क्लास में कितने बच्चे होंगे? या तो 1 होगा, या फिर 2 होंगे, या 3 या 4। हम ये भी नहीं बोल सकते कि क्लास में 1.45 स्टूडेंट हैं, या क्लास में 1.5 स्टूडेंट हैं। ऐसा भी नहीं बोला जाता। बोला क्या जाता है? या तो 1 है, या 2 है, या 3 या 4। तो प्राकृत संख्या होती है ना, ये 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिट तक जाती है। ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब इन संख्याओं में 0 नहीं था, 0 नहीं था, तो 0 अगर ऐड करें तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर में ये सारी प्राकृत संख्याएं आती हैं। प्राकृत संख्या के साथ एक 0 भी ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। हमने प्राकृत संख्या को समझ लिया, पूर्ण संख्या को समझ लिया। इसके बाद सम संख्या, सम संख्या।
सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और इसके बाद क्या करेंगे? विषम संख्या। अब इनको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और कौन सी नहीं होती। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सारी सम संख्याएं होगी और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। यानी कि इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो जाते हैं और ऑड नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते। इनकी परिभाषाएं लिखा सकता हूं मैं यहां पर लिखने का कोई फायदा नहीं है, इनको समझो आराम से। देखो होता क्या है कि कोई भी संख्या और उसका इकाइकांक ये अपना दाईं तरफ संख्या को दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है ना, ये वाला अंक, जैसे मैं ये कैसे समझा रहा हूं आपको कि मैंने अगर लिखा 712 तो इसका इकाइकांक क्या हुआ? ये वाला। ये मैंने इसको ये समझाया कि कोई भी संख्या है उसका इकाइकांक, अगर इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक है तो ये संख्या सम संख्या होगी। बस ये हमें पता होना चाहिए। और ये अंक होने से अगर कोई संख्या सम संख्या होती है, और मैंने एक अभी इसकी दूसरी परिभाषा बताई थी कि जो नंबर 2 से या जो संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं का इकाइक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सारी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। इसके साथ एक डाउट रहता है कि सर 0 ये क्या है? 0 ये सम संख्या या विषम? ये सम संख्या है, ये विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। इसके बाद विषम संख्या की बात आई। विषम संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये अंक नहीं होंगे तो इकाई के अंक की जगह क्या होगा? इकाई के अंक की जगह 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी एक अंक होगा और वो हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो अब हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या। इनके एग्जाम्पल और लिख देते हैं एक दो। सम संख्या में आप लिख सकते हो 920, 11,17,972। इसमें ये 11 ऐसे नहीं लिखो, 972 लिख लिया, एक संख्या बीच में लिख लो 212। ठीक है, ये अलग अलग संख्याएं होगी। अब इनमें देखो इकाई का अंक क्या हुआ? 0। इसमें आप एक और लिख देते हैं 8। 9,728, 212, 920। इनका इकाई का अंक देखो या तो 0 है या 2 है, 4, 6, 8 इनमें से कुछ एक है। और इनमें अगर विषम संख्या की बात करें तो 917, 717, 513, 9,629। अब इनमें देखो इकाई का अंक या तो 7 है या 3 है या 9 है। और क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है इकाई का अंक और 1 भी हो सकता है। ये सारी विषम संख्याएं हैं। अब हम पढ़ते हैं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूढ़ संख्या से। तो खासकर नवोदय वाले पेपर आते हैं ना, जो कक्षा 6 में प्रवेश करने के लिए, जो कक्षा 5 के बच्चे दे सकते हैं वो पेपर, और कक्षा 6 में नवोदय स्कूल में एडमिशन लेने के लिए होता है। उसमें रूढ़ संख्या से हर एक पेपर में पिछले 4-5 साल से एक क्वेश्चन आता है। रूढ़ या अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको। अब अभाज्य संख्या का तो बच्चों को लगभग पता होता है, क्योंकि वो जहां पढ़ते हैं उनको पता है कि अभाज्य संख्या है। उसमें एक शब्द और यूज करते हैं, रूढ़ संख्या। तो रूढ़ का मतलब क्या है? अभाज्य या रूढ़ संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। रूढ़ या अभाज्य
संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद और एक के अलावा किसी की टेबल में ना आए, किसी पाड़े में ना आए। खुद के पाड़े में आएंगे या फिर एक के पाड़े में आएंगे। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? सबसे छोटा होता है 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ऐसे आप और भी लिख लेना, जो खुद के पाड़े में आते हैं या फिर एक के पाड़े में आते हैं, इनके अलावा किसी और के पाड़े में नहीं आते। अब एक डाउट हो रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 के पाड़े में कौन सा नंबर आएगा? 3। 2 के पाड़े का हमने अभी पढ़ा था सम संख्या वाला, जो संख्या सम संख्या होगी वो 2 के पाड़े में आएगी। ठीक है, ये भी डाउट क्रिएट कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, इसका भी समाधान करेंगे। 3 के पाड़े का कैसे पता चलेगा सर? 4 के पाड़े का, 5 का, 6 का, 7 का? क्या हमें सारे भाग करके देखने पड़ेंगे? बड़ी बड़ी संख्या के लिए क्या सारे भाग करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विभाजकता के रूल या डिविजिबिलिटी रूल के नाम से एक चैप्टर होगा आपका इसी मैथ में, और नेक्स्ट वीडियो में वही चैप्टर करेंगे। इस वीडियो में ये संख्या पद्धति करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी वीडियो मिलेगी आपको, उसमें विभाजकता के रूल या विभाजकता के नियम बोल देते हैं हिंदी में, या फिर डिविजिबिलिटी रूल, वो करेंगे। उससे हमें पता चल जाता है, बड़े नंबर को देख के उस पर थोड़े से ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये नंबर भाज्य है या अभाज्य है, कि नंबर किसी की टेबल में आता है या नहीं आता, ये पता चल जाता है। इसके बाद रही बात इन नंबर्स की, इन संख्याओं की, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? एक तो हमें इनका ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है या कौन सी रूढ़ है या नहीं है। इसके बाद 2 तो सर सम संख्या 2 के पाड़े में आती है, आपने कहा था किसी के पाड़े में नहीं आनी चाहिए। ये 2 एक सम संख्या है। एकमात्र एक सम संख्या है जो रूट भी है और अभाज्य भी, यानी कि रूट या अभाज्य है, यानी कि जो किसी के पाड़े में नहीं आती, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक के पाड़े में आता है 2, या फिर 2 के पाड़े में आता है, इनके बीच कोई नंबर ही नहीं है, तो ये और किसी के पाड़े में नहीं आता। इसके बाद इस पर और कौन सा? 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बच्चे क्या सोचते हैं? 2 तो है नहीं, 3 होगी या फिर 1 होगी। 1 ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है और सम संख्या भी है वो है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अब ये तो बात रही 2 की। 3 पर भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या होगी? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3। इसके बाद कई बार पूछ लेते हैं कि 90 या 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, या रूट संख्या कितनी है, 50 और 60 के बीच कितनी है। ये जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम उसी टाइम 8-10 नंबर जो हैं वो लिख लेंगे और उनमें से देख लेंगे कि इतनी संख्याएं अभाज्य है। एक क्वेश्चन इन पे कई बार ये बनता है कि 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, या कितनी संख्याएं हैं या कौन कौन सी हैं। ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इसमें कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 यानी कि पूरी आपकी काउंटिंग चलती है 1 से 100, इसके बीच 25 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 25 क्या है? अभाज्य संख्या। आप कहोगे सर 25 अभाज्य थोड़ी है, 25 तो 5 की टेबल में आती है। टोटल 25 नंबर्स हैं जो अभाज्य हैं 1 से 100 के बीच। ऐसे ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे 100 तक 25 नंबर ऐसे हैं जो अभाज्य हैं। इसका मतलब ये है। इसके बाद 74 यानी कि 74 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बता दो कि सर ये तो 25 थी, हमने की हैं।
करने को आप दोबारा पूरी संख्या लिखोगे 1 से 100 तक, और उसमें अभाज्य संख्या को काउंट भी कर सकते हो। फिर 2 बार काउंट करोगे, 3 बार करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कहीं गलत ना हो गया हो, कोई अभाज्य संख्या रह तो नहीं गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच 25 है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। अगर हाँ, इसके साथ ही लिख लेते हैं ये, अगर ये अभाज्य है तो नेक्स्ट आप करते हैं भाज्य। भाज्य या यौगिक। यौगिक और भाज्य दोनों एक ही नाम है, यौगिक संख्याएं। कौन से हो गए? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो एक या खुद के टेबल में आते हैं वो तो अभाज्य होते हैं, जो एक और खुद के अलावा किसी और टेबल में आते हैं वो भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? देखो, एक तो ना भाज्य ना अभाज्य, ये मैंने आपको बताया था कि एक जो संख्या एक है ना, एक 1 जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग का, वो ना ही तो भाज्य है, भाज्य नहीं है वो, और अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। और 2 और 3 अभाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। 5 अभाज्य है तो इधर 6। 7 अभाज्य में आ गया तो यहाँ 8, 9, 10, 12, ये सारी भाज्य या यौगिक संख्याएं हैं। इनको आप देखो, ये सारी संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं, एक 9 को छोड़ के। 9 2 से नहीं हो रही तो 3 से भी हो रही है। तो मतलब एक और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर है, एक और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखते हैं अब हम करते हैं सहभाज्य संख्याएं, यानी कि कोप्राइम नंबर्स। वो 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है? 2 भी हो सकती है, जिनका HCF 1 हो। HCF क्या होता है सर? HCF इसके बाद की क्लासेस में हम करेंगे, आप वीडियो सीरीज से जुड़े रहना। HCF 1 हो, यानी कि उनका जो गुणनखंड है ना, कॉमन गुणनखंड, वो 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 4 और 5, ये देखो, ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनके गुणनखंड करके देखो, मैंने 4 के गुणनखंड किए तो क्या आया? 1 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 एकम 4, और 5 के करेंगे तो क्या आएगा? 1 गुणा 5। अब इन दोनों में देखो कॉमन या साझा या उभयनिष्ठ क्या है? सिर्फ ये 1 है। तो हमारा 4 और 5 क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। और भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 10 और मैं लिख लेता हूं 13। अब देखो 10 के अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 5, और 13 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 13। इनमें भी एक 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं या को प्राइम नंबर हैं। इसके बाद करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं को हम पूर्ण लिखते हैं उनको पूर्णांक बोलते हैं, पर एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है, इस साइड होगा ऋणात्मक, इस साइड होगा धनात्मक। यह हमने अभी पढ़ा था। शून्य मान लेते हैं यहां है, ठीक है। अब शून्य के बाद सारे नंबर पॉजिटिव लिखते हैं, 1 2 3 4। ये सारे नंबर क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं।
और इस साइड चलोगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या है, शून्य, या इसको दूसरा क्या किस नाम से जानते हैं, शून्य को उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। उदासीन पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, -1, -2, -3। ये हमने ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक को पढ़ लिया। पूर्णांक के बाद थोड़ा सा और बच गया इसी में, संख्या का वर्गीकरण में कौन कौन सा है देखते हैं अभी। एक तो होता है परिमेय, परिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। जो एक जैसी डेफिनेशन या परिभाषा हो या उनके एग्जाम्पल सेम हो तो उनको हम एक साथ लिख के समझेंगे ताकि आसानी से समझ आ जाए। और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है, रैशनल नंबर, रैशनल इंग्लिश में, और इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। अब बहुत बार ना रटी रटाई से एक डेफिनेशन बोलते हैं बच्चे, जब भी मैं पूछता हूं ना कि परिमेय संख्या कौन सी होती है या रैशनल नंबर कौन से होते हैं, कहते हैं सर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। ये आधी अधूरी डेफिनेशंस बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है पर ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें पूरी कंडीशन देखो, 3 कंडीशन है और वो इस पूर्णांक वाले कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। कैसे, रैशनल नंबर होता है, p/q लिख लो, a/b लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या लिखेंगे, हम क्या कहेंगे वो इसके साथ लिखेंगे अभी। कि मान लो मैंने लिखा a/b, कई पुस्तक में इसको p/q भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं a/b में मिल सकता है, कुछ भी लिखा हो। हमें इससे ये पता चलता है कि एक नंबर ऊपर है और एक इसके बटा में, मतलब कि नीचे कुछ नंबर है। वो नंबर जिनको हम p/q या a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने एक नंबर को लिख दिया। अब इसमें क्या है, जहां a और b, अगर आप a और b लिख रहे हो तो a और b क्या होंगे, पूर्णांक होनी चाहिए। कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या। अब कई यहां तक डेफिनेशन लिख के बोल देंगे सर हमें अच्छे से आती है परिमेय संख्या कौन सी होती है, इसमें भी थोड़ी कमी है अभी भी। इसमें क्या आएगा, b ≠ 0, यानी कि आप किसी नंबर को 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम लिखते हैं कि b 0 के बराबर नहीं होगा। इसके बिल्कुल अपोजिट इरेशनल या अप्रिमेय संख्या होती हैं। मतलब कि जिन संख्याओं को आप a/b, a/b की फॉर्म में लिख सकते हो या इस रूप में लिख सकते हो, उनको तो हम परिमेय संख्या बोलते हैं या रैशनल नंबर बोलते हैं। और जिनको इस फॉर्म या इस रूप में नहीं लिख सकते उनको अप्रिमेय संख्या या इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो कई बार ना ऐसे सोचते हैं कि सर ये सारे जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं इनको हम p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो अगर आपको इतना ये समझ आ गया तो मैं ये इतना पूर्णांक संख्या को अभी रफ कर देता हूं। पूर्णांक संख्या का हमें पता चला कौन कौन सी होती हैं। ये ना जो अपन दोनों साइड में एरो बनाते हैं ये हमारी लाइन नहीं होती। आप कह रहे हैं सर मजाक कर रहे हो, लाइन ही होती है। इसका मतलब ये है कि इस दोनों साइड में इसको कितना भी विस्तारित कर सकते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन, हिंदी में बोलते हैं रेखा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सारे नंबर पूर्णांक हैं। हम इन्हीं नंबर से रैशनल और इरेशनल नंबर को समझेंगे कि इनको कैसे लिख सकते हैं। पहली बात तो याद ध्यान से सुनने वाली है कि जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हैं, वो सारे परिमेय संख्याएं हैं। ये सारे नंबर परिमेय संख्या है। कैसे, मैंने लिखा -4/, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं।
अब ये और -4 एक ही बात है, दोनों ये दोनों एक ही बात है, तो ये हमारा P/Q या A/B की फॉर्म में हो गया। A/B, A और B दोनों पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक है ना, और ये भी पूर्णांक है, ठीक है। और एक शुड नॉट बी, यानी कि B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, B आपका इक्वल 0 के इक्वल है या बराबर है, नहीं है। तो ये एक पूर्णांक संख्या थी हमारी, कौन सी, -4/1, -4/1। ऐसे ये सारी संख्याएं लिख सकते हैं बटा 1 करके। और कौन सी संख्या हो सकती है, 2/5 लिख सकते हो, 5/16 लिख दो। ये सारी संख्याएं, सारे पूर्णांक, सारी फ्रैक्शनल नंबर्स, इन सभी को हम परिमेय संख्या मानते हैं या हैं, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, अगर आप 8/0 ये लिखोगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये चाहे नोट डिफाइंड है वो एक अलग बात है, पर ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर आप लिखते हो कि 2.3, सर ये परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ये 2.3 ये पूर्णांक नहीं है, पर इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 23/10, ये हमने दशमलव या पॉइंट को हटाया और बटा में 10 लगाया। अब ये 23 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है, और 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी या रेशनल नंबर होगा। अब रही बात इरेशनल नंबर की या अपरिमेय संख्या की, इसको समझते हैं। अब आपको ये लगेगा सर अगर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको भी लिख सकते हैं, तो फिर इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या में तो कुछ बचा ही नहीं, बचा हुआ है अभी भी। सबसे बड़ा नंबर तो होता है पाई, ये इसका एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, अपरिमेय संख्या का। अब पाई की वैल्यू, इस पर थोड़ी सी बात अलग से करेंगे। एक रहता है जिसका अंडर रूट कंप्लीट ना हो, यानी कि अंडर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल, यानी 2 का वर्गमूल, कंप्लीट वर्गमूल हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये अपरिमेय संख्या है। 3 का भी नहीं होगा, 4 का हो जाता है, क्योंकि देखो अगर वर्गमूल 4 है तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, और ये 2 आपको पता है कि क्या है, परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 भी हो सकता है, वर्गमूल 3/2 भी हो सकता है। ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर हैं। पाई की वैल्यू कई बार हमें पता है कि 22/7 लिख लेते हैं, तो आप कहोगे सर ये 22/7 तो परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। अगर ये 22/7 होता तो ये रेशनल होता, पर अगर पाई लिखा हुआ है तो पाई की वैल्यू हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि 3.14 और इसके बाद कुछ ट्रिलियंस तक हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, इसलिए ये अपरिमेय संख्या में आता है। अब हमने रेशनल, इरेशनल और इंटीजर यानी कि पूर्णांक यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक बचा है, उसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है। वास्तविक संख्या को 2 अलग अलग भाग में बांट सकते हैं, अपरिमेय और परिमेय में। यानी कि सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे वास्तविक संख्या है। अगर 0/8 हमारा परिमेय संख्या नहीं है तो ये इरेशनल, अपरिमेय भी नहीं है तो ये वास्तविक भी नहीं है। ये हमने अभी बताया था कि ये नॉट डिफाइंड मानते हैं हम इसको, तो इसको काउंट ही नहीं करना। बाकी ये सारी संख्याएं रियल नंबर में वास्तविक संख्याएं हैं, जिन संख्याओं को आप लिख सकते हो। अभी दिमाग में आया होगा कि अगर जिनको लिख सकते हैं वो वास्तविक हैं, तो क्या ऐसी भी कोई संख्या है जिनको नहीं लिख सकते, या जो वास्तविक नहीं है? जो वास्तविक नहीं है उनको क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल, उनको बोलते हैं काल्पनिक या फिर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जिनको हम सिर्फ सोच सकते हैं कि अगर ऐसा भी कुछ हो तो,
अगर ऐसा हुआ तो ऐसी बातें, मतलब कि जो वास्तव में नहीं है, हम इमेजनरी है, इनकी इमेज आप दिमाग में बना सकते हो। कैसे? अगर माइनस का √3 यानी कि वर्गमूल -3 माइनस वर्गमूल 5। सीधी सी बात यह है कि काल्पनिक संख्या में वो संख्याएं लिखते हैं, काल्पनिक संख्या में वो संख्याएं लिखते हैं जो माइनस की हो और उनको हम वर्गमूल में लिखते हैं, वो सारी काल्पनिक संख्या में आती है या इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं। ये आपका संख्याओं का वर्गीकरण जो रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी जो 10th तक के बच्चे हैं, 10th के बाद तो है ही है, और 10th तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 4th से लेके 10th तक के सभी बच्चे इस क्लास को एक बार जरूर देखें। आपका अगर कोई जानकार, कोई रिश्तेदार पड़ोस में अगर हैं तो आप उनसे जरूर शेयर करें। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास विभाजकता के रूल या विभाजकता के नियम बोल सकते हैं इसको, या डिविजिबिलिटी रूल पर होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब यही है कि आपने क्लास को एंजॉय किया है। अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।